हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड पेपर्स में आते रहे हैं। ये क्वेश्चन सभी को करने हैं। जिसको कोई क्वेश्चन अलग से ना समझ आए वो फिर से पूछ सकते हैं, मैसेज कर दें ताकि उसको एक्सप्लेन किया जा सके। पहला क्वेश्चन है, सभी वर्ग कैसे होते हैं। वर्ग की आकृति सबको ध्यान है। वर्ग का मतलब क्या है? एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं और जिसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। हर कोने पे, हर शीर्ष पर जो कोण है वो 90 डिग्री है और हर एक भुजा बराबर है। जितने भी वर्ग होंगे उन सब में यही खास बात होगी। जितने भी वर्ग होंगे वो सभी वर्ग ऐसे ही होंगे, उनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और उनके कोण भी 90 डिग्री के होंगे। लेकिन अगर हमें 2 वर्ग दे दिए जाएं, एक छोटे साइज़ का है और एक बड़े साइज़ का है। अब हमारे पास 2 शब्द दिए गए हैं, एक है सर्वांगसम और एक है समरूप। जब हम बात करते हैं सर्वांगसम की, तो सर्वांगसम का सीधा सा मतलब क्या है? एक आकृति को दूसरी पर रखें और वो उसे पूरा पूरा ढक ले, तब हम उसको क्या कहते हैं? वो सर्वांगसम है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, एक क्वेश्चन पेपर को दूसरे क्वेश्चन पेपर पे रखें, सेम क्लास के सेम ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे। ये आयत की आकृति के हैं, वर्ग भी हो सकते थे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये एक दूसरे के पूरी तरह से सर्वांगसम हैं, यानी सारी चीज़ें बराबर हैं। इनकी लंबाई भी बराबर है, इनकी चौड़ाई भी बराबर है। लेकिन अगर हम इसके अंदर बड़े छोटे साइज़ के ले लें, अब ये जो आकृति है ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन इनके साइज़ में फ़र्क है। ये भुजा इसके तो बराबर है, आपस में तो चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इस छोटे वर्ग की जो भुजा है वो बड़े वर्ग के बराबर नहीं है। भुजाएं बराबर नहीं हैं, लेकिन कोण अभी भी 90 डिग्री के हैं। अगर 2 आकृतियों के अंदर सारे कोण बराबर चलें और भुजाएं बराबर ना हों, सिर्फ समान अनुपात में हों, यानी अगर ये सारी भुजाएं 2-2 हैं तो बड़े वाली की 4-4 हैं, यानी दुगनी हो गई हैं। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा गुना। अगर ये एक साइज 2 है तो इसकी दूसरी की 4 है तो सारी ही 4 होंगी, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो समरूप है। यानी कि जो सभी वर्ग हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। उनकी कोण बराबर हैं लेकिन भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में हैं। उनका साइज बराबर नहीं है, लेकिन या तो एक दूसरे की दुगनी है या 5 गुना है या 10 गुना है या आधी हैं या 1/4 हैं। मतलब जो नियम एक में लग गया वो सभी भुजाओं पर लागू है। तो जितने भी वर्ग होंगे हर किसी का कोण 90 डिग्री होगा, और अगर छोटे बड़े साइज के वर्ग हैं तो वो या तो दुगने हैं या तिगुने हैं या 4 गुने हैं, यानी किसी ना किसी अनुपात में चल रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में 2 त्रिभुज दी गई हैं, एक है MNL और दूसरी है PQR। इसके लिए 2.5 सेंटीमीटर दी गई है लंबाई, दूसरी में 5, इसकी 5 है, इसकी 10। इन दोनों भुजाओं के बीच में 70 डिग्री कोण है और इन दोनों के बीच में भी 70 डिग्री कोण है। अब देखिए, एक तो कोण इसके अंदर बराबर चल रहा है। यहाँ जब 2.5 है तो इसका दुगना 5 है, यहाँ जब 5 है तो इसका दुगना 10 है। यानी कि हम 2.5 को 5 से भाग करें और 5 को 10 से, ये जो 2.5 है इस वाली त्रिभुज के लिए और इस वाली का 5, ये आपस में भाग हो रहे हैं। ये जो 5 चल रहा है एक त्रिभुज का और ये जो 10 है दूसरी का, ये आपस में भाग हो रहे हैं। दोनों का ही अनुपात कितना है? 1/2। 2.5 का दुगना 5 है, 5 का दुगना 10 है, यानी कि दोनों का समान अनुपात है। इसी तरह से इसके लिए भी कोण 70 है, इसके लिए भी कोण 70 है, और जो भुजाएं हैं उन्हीं भुजाओं के बीच में है, तो ये भी बराबर हो गया। यानी कि 2 भुजाएं और उनके बीच में कोण, तो इसे हम कौन सा नियम मान के चलते हैं? SAS। फिर उसने तीसरी बात पूछी है कि त्रिभुज समकोण कौन सी है। समकोण त्रिभुज जो होती है वो हमेशा ही पाइथागोरस प्रमेय को मानती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुकूल होती है। यानी कि तीनों भुजाओं का वर्ग कर दिया जाए और कोई भी 2 भुजाएं जोड़े जो छोटी हैं, वो बड़े अकेली के वर्ग के लिए उन दोनों को जोड़ना पड़ता है। 7 का वर्ग हमने किया 49 आ गया, 25 का वर्ग हमने किया 625 आ गया, 24 का किया तो 576 आ गया। अब देखिए 576 और 49, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 625 आ जाता है। यानी कि 2 छोटी भुजाओं का वर्ग जोड़ने पर एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाते हैं। जब कभी ऐसा होगा तो त्रिभुज कैसी होगी? समकोण होगी। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण। अब अगर हम दूसरी को देखें, 8, 6 और 3, अगर हम 6 का वर्ग कर 8 का वर्ग करते हैं तो 64 है, 6 का वर्ग करते हैं तो 36 है,
3 का वर्ग करते हैं तो 9 है। अब ये 9 और 36 मिलाकर के 45 हो रहा है, 64 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस को नहीं मानती। जो पहले वाला हमारा है त्रिभुज वो समकोण है जिसके अंदर 2 छोटी भुजाओं का वर्ग जोड़ने पर तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के वो बराबर हो जाती है। फिर पूछा गया है कि स्पर्श रेखा और वृत्त। अब देखिए, हम जो वृत्त लेते हैं वो इस तरीके से हम वृत्त को लेते हैं। इस वृत्त के ऊपर कहीं कोई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है त्रिज्या के साथ। ये यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ जो बिंदु है देखिए, वृत्त को और इस स्पर्श रेखा के बीच में ये एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के बीच में कॉमन है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा स्पर्श बिंदु। इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जितनी हमारे पास ली गई है स्पर्श रेखाएं, हम कितनी ले सकते हैं? अगर तो वृत्त के ऊपर स्थित है बिंदु तो एक स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। और अगर वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, क्योंकि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। अगर बिंदु अंदर आ गया तो हम उसको स्पर्श रेखा नहीं मानते। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु का नाम तो है स्पर्श बिंदु। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तब वहाँ पर कोई भी स्पर्श बिंदु नहीं होता, कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। अगर जिस बिंदु से हमें चेक करना है वो वृत्त के बाहर है तो 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, और वृत्त के ऊपर है तो 1 स्पर्श रेखा हो सकती है। अब नेक्स्ट जो सम है उसके अंदर हमें कहा है कि DE और BC समांतर हैं। ये 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो समरूप भी होंगी। जैसे ही हमारे पास समांतर दिखाई देती हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका भुजाएं समानुपाती है। तो इसका मतलब जो अनुपात 2 और 4 का है वही अनुपात, अब जो नहीं मालूम उसको हमने EC का नाम दिया हुआ है। EC हमें नहीं मालूम, उनका अनुपात बराबर होगा। जो अनुपात 2 और 4 का है वही अनुपात 1 और EC का होगा। हमने इसको काट दिया, 1 1 के बराबर है तो EC किसके बराबर है? 2 के। इस तरीके से हमें ये सवाल हल करने हैं जिसमें त्रिभुज हमें समांतर दे दी जाए और भुजाओं का अनुपात हम उसके आधार पर, समरूपता के आधार पर बराबर कर लेंगे अनुपात को और वहाँ से दूसरी निकाल देंगे। अगर 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के अंदर क्या खासियत है यदि वो समरूप हो जाएं? अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाएं तो क्या होगा? त्रिभुज अगर समरूप हैं तो त्रिभुजों का अक्षेत्रफल, इसका अगर अनुपात करते हैं वो किसके बराबर है? जो त्रिभुजों की भुजाएं हैं, त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का वर्ग कर दिया जाए उसके अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात आपस में बराबर चलता है। अगर भुजाएं हैं 4 9, इनका वर्ग करें तो 16/81। ये हमारे पास क्या हो जाता है? 16/81। ये त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। तो अगर भुजाएं दी हैं तो वर्ग करेंगे और अगर अक्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल करेंगे। फिर हमसे पूछा है 2 त्रिभुज हैं जो समरूप चल रही हैं, अब इनके अक्षेत्रफल दे दिए हैं। अब देखिए, जैसे पहले तो भुजाएं दी हुई थी, अब अक्षेत्रफल दे दिए हैं। अभी हमने कहा कि अगर हमें दिया गया है अक्षेत्रफल तो वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल आ गया 8/11। 64 का वर्गमूल 8 है, 121 का 11 है। ये तो 2 भुजाएं थी जो हमने क्षेत्रफल के आधार पर निकाली है। एक और भुजा हमें दी गई है 15.4। एक और भुजा है जो हमें 15.4 दी गई है और इसकी दूसरी भुजा जो है वो हमसे पूछी जा रही है। तो ये हमें निकालनी है। तो हमने इनको आपस में बराबर किया। यहाँ से ये भुजा कितनी आ जाती है? ये भुजा निकालने के लिए हमने 8 को 15.4 से गुना किया, 11 से भाग कर दिया। 1.4 से यानी कि गुना करना है 8 को, जिससे हमें मिल जाए 11.2। 11.2 सेंटीमीटर जो है वो भुजा है जो हमें ज्ञात करनी है। पहले तो हमने दिए हुए क्षेत्रफलों का अनुपात किया, अनुपात करके 8/11 आया। फिर जो ये नीचे हमारे पास है, अब हमने इसके आधार पे देखा है कि DEF नीचे था, तो ये जो EF है ये भी हमने नीचे लिखा है। तो ये हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ ले आए और फिर इसको हल कर दिया। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? जो कैसे होंगे? समबाहु होंगे। जो भी त्रिभुज समबाहु हैं वो समरूप होते हैं। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से एक और क्वेश्चन है।
हमें कहा है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और जो त्रिभुज DEF इसका क्षेत्रफल है, इन दोनों की बात हो रही है। क्षेत्रफल हमें दिए गए हैं। जब हमें क्षेत्रफल दिए गए हैं तो हमने उनको लिख लिया 16/25। अगर हम ये देखें कि ये भुजाओं के हिसाब से कैसे हैं, भुजा कौन सी है, तो दोनों का हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। अगर हम इनका वर्गमूल करते हैं तो हमें भुजाओं का अनुपात मिलता है। भुजाएं हमें दे रखी है, एक भुजा दे रखी है BC और दूसरे की EF हमें निकालनी है। जो दिया है उसको हमने लिख लिया, जो निकालना है उसको भी। अब ये जो हमारे पास 16 और 25 है, इसकी वजह से हमें मिल जाता है 4/5 और EF हमें ज्ञात करना है। EF हम ऊपर लेकर गए, ये यहाँ चला गया, 2.3 तो यही है, 5 भाग में था गुना में आ गया, 4 गुना में था भाग में चला गया। अब ये 11.5 है, इसको 4 से भाग करना है। पहले 2 पे चला गया है, ये 4 दूनी 8, 3 और 5 बचे, 4 8 32, 3 0, 4 7 28 और 4 5 20। बहुत ध्यान से करने हैं इस तरह के जो सवाल हैं, क्योंकि जब ये ऑप्शन में आते हैं तो बहुत नज़दीक के नंबर लिखे होते हैं। किसी आंसर में 2.875 है, किसी में 578 है, किसी में 785 है। तो इन्हें बहुत ध्यान से देखना है कि आपका आंसर कौन सा है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना। उसके बाद है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं, यदि उनके संगत कोण कैसे हों। भुजाएं तो ठीक है कि भुजाएं उनके आपस में अनुपात में चलेंगी, लेकिन कोण कैसे होने चाहिए, कोण का बराबर होना ज़रूरी है। तो इसे याद रखेंगे कि कोण बराबर हैं। अब हमें भुजाएं दी हुई है और अनुपात पूछ रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा था, इनके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्गमूल करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग कर देंगे जो भुजाओं का दिया गया है। तो हमने इसको गुना कर लिया, तो ये 361 में 64 जो है वैल्यू आ जाती है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 4 आकृतियां दी गई हैं और बताना है कौन सी समरूप नहीं है। अब देखिए, इसमें 80 है, इसमें 70, अलग अलग हो गए। हमने देखा 2 का दुगना 4, 2.5 का दुगना 5, 3 का दुगना 6, यानी कि हमारे पास सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में हैं, सभी दुगने के हिसाब से चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी समरूप है। इसी तरह से जो तीसरी हमें त्रिभुज दी गई है 2.7, इसका जब हम दुगना करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 का दुगना तो हमारे पास 4 है, 3 का दुगना 6 है, लेकिन 2.7 का दुगना जो है वो 5 नहीं है। 2.7 का दुगना 5 नहीं है, जबकि 3/6 और 2/4 का दुगना है। तो यहाँ से हमने देखना है कि कौन सी समरूप है और कौन सी समरूप नहीं है। कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए, तब हम उसको मानकर चलते हैं कि ये समरूप हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैसेज करके पूछ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पहले बोर्ड में आ चुके हैं, तो सब